अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना और विलारियल के दरमियान खेले जाने वाले मैच में बार्सिलोना की 3 के मुकाबले में 4 गोल से फतह। ला लीगा में खेले जाने वाले और मैचेस में ग्रेनाडा और जिरोना की शानदार परफॉर्मेंसेज अपने अपने मैचेस जीत लिए। ओसासुना और एटलेटिको मैड्रिड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। एटलेटिक क्लब और गिटाफे की लीग मैचेस में शानदार परफॉर्मेंसेज अपने अपने मैच में फतह हासिल कर ली। जर्मन बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख की एक और कामयाबी, ऑक्सबर्ग को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। कैसा रहा दूसरा हफ्ता जर्मन बुंडेसलीगा का, जानिए देखिए आज के प्रोग्राम में। आरबी लाइप्जिग की शानदार परफॉर्मेंस, स्टुटगार्ट को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। डॉर्टमुंड ने किया मायूस, इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस, बॉकम के साथ होने वाले मैच में फतह हासिल न कर पाई। डॉर्मस्टार्ट के साथ खेले जाने वाले मैच में यूनियन बर्लिन की शानदार परफॉर्मेंस, 1 के मुकाबले में 4 गोल से मैच में फतह हासिल की। जर्मन बुंडेसलीगा में हॉफनहाइम, वुल्फ्सबर्ग और फ्राइबर्ग की जबरदस्त परफॉर्मेंसेज अपने अपने मैच में कामयाबी हासिल कर ली। लिवरक्यूजन और ग्लैडबैक के दरमियान खेले जाने वाले मैच में 0 के मुकाबले में 3 गोल से लिवरक्यूजन की शानदार फतह। इटालियन सीरिया में फ्रोसिनोने, मोन्जा, वेरोना और मिलान की अपने अपने मैचेस में शानदार परफॉर्मेंसेज और कामयाबी हासिल कर ली। यूवेंटस और बोलोनिया के दरमियान खेले जाने वाला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। लेजियो और जेनेवा के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लेजियो को हुआ शिकस्त का सामना। इंटर मिलान की जबरदस्त परफॉर्मेंस कैलियारी को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। ओडिनेजे और फ्योरेंटीना के दरमियान खेले जाने वाला मैच किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हुआ। इटालियन सीरिया में नेपोली और सासोवालो के दरमियान खेले जाने वाले मैच में नेपोली ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल कर ली। मोहम्मद सलाह के सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करने के बाद लिवरपूल किस खिलाड़ी की तलाश में है? विनीसियस जूनियर की इंजरी क्या साबित होगी इस सीजन रियल मैड्रिड के लिए बड़ा धचका? रोमा ने चेल्सी के स्टार खिलाड़ी को लोन पर ले लिया। लियोनेल मेसी की कमान में इंटर मियामी की लगातार फतवाहत के बाद नए स्टेडियम की तामीर शुरू कर दी गई। और जानेंगे बेल्जियम के किस स्टार खिलाड़ी ने फुटबॉल से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच हारने के बाद आखिर क्या वजह बनी कि न्यूकैसल के कप्तान पर हमला हो गया। अगर आप में टैलेंट है और आप अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस भेजें, हम बनाएंगे उसे प्रोग्राम का हिस्सा और पहुंचाएंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज मुतल्लिका इदारों तक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब नजर डालेंगे ला लीगा में होने वाले इस वीकेंड पे कुछ मैचेस में। आइए आपको दिखाते हैं इस वीकेंड में किस किस टीम का मैच हुआ। ये आप देख रहे हैं लास पाल्मास रियल सोसिएडाड का मैच बराबर, सेल्टा विगो रियल मैड्रिड 1-0 से रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल किया। कैटिस अल्मेरिया ये मैच बराबर, ग्रेनाडा और मालारोका के दरमियान ये मैच 3-2 से ग्रेनाडा ने अपने नाम किया है। आप बाकी मैचेस भी देख रहे हैं। एक मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट था विलारियल और बार्सिलोना का, ये मैच बार्सिलोना ने जीता है और 4-3 से ही क्यों जीता है इस पर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और बाकी मैचेस भी आप देख रहे हैं इस वीकेंड में जो हुए हैं। रियल मैड्रिड का मैच भी एक इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि 1-0 से जीतना रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए क्या मुनासिब था या नहीं था, इस सब पे हम बात करेंगे। अफरीदी, ओवरऑल कैसा लगा आपको ये वीकेंड? फैंस को खुश किया है इस वीकेंड ने ला लीगा के फैंस को? वैसे तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीकेंड था। सारी लीग्स में बहुत ही थ्रिलिंग मैचेस हुए हैं। जैसे कि आप बार्सिलोना का मैच देख ले, प्रीमियर लीग में बहुत कल हमने डिस्कस किया, एक्साइटिंग मैचेस हुए थे। जर्मन लीग में भी ऐसा था। और वो मतलब जो बड़े क्लब्स हैं उन्होंने जीता है मोस्टली, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो लेकिन एक टीम जो है वो स्टैंड आउट मेरे लिए कर रही है, वो है एटलेटिको मैड्रिड, जिन्होंने 7-0 से अपना मैच जीता है। लास्ट नाइट खेला गया, बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस। और इवन अगर उनके प्लेयर्स कम भी हो रहे, कहीं और भी जा रहे हैं, तो उनकी टीम कमज़ोर नहीं होती। डिएगो सिमियोनी ने एक ऐसी टीम बनाई हुई है पिछले 10 साल से, जिन्होंने रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की हेजेमनी को एटलीस्ट तंग ज़रूर किया है। एग्जैक्टली और 4-3 से बार्सिलोना ने ये मैच अपने नाम किया। अफरीदी, किस तरह से देखते हैं इस मैच को? क्लिनिकल परफॉर्मेंस से या वही बात के डिफेंसिव लाइन पे कुछ सवालिया निशान है?
जी बिल्कुल, डिफेंसिव लाइन पे सवालिया निशान है। वैसे प्री सीजन इनका काफ़ी अच्छा गया था, डिफेंसिव वाइज भी गोल्स कंसीड नहीं किए थे, सिर्फ आर्सेनल के अगेंस्ट ही इन्होंने 5 गोल्स कंसीड कर दिए थे, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। जैसी लीग शुरू हुई है तो लीग में अभी डिफेंस उनका उस तरह से मजबूत नहीं नजर आ रहा। पिछली सीजन में अगर ला लीगा व्यूअर्स जीते भी थे तो उसमें मोस्टली जो क्रेडिट जाता है वो डिफेंस को जाता है। वो 1-0 भी अगर जीत जाते थे, क्योंकि बार्सिलोना जितनी भी कमज़ोर हो जाए वो एटलीस्ट एक गोल की कैपेसिटी रखती है, उनकी टीम हमेशा से नहीं। तो अभी क्या खिलाड़ी छोड़ के गए हैं जिसकी वजह से डिफेंस वीक हुआ है, या वही खिलाड़ी हैं और डिफेंस नहीं कर पा रहे? वही खिलाड़ी हैं। अब मतलब इशू कहाँ आ रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डिफेंस लाइन तो कोई चेंज नहीं हुई, मिडफील्ड भी ऑलमोस्ट वही है। ऑलमोस्ट अटैक में थोड़ा सा इशू है कि अब यंगस्टर्स को खिला रहे हैं लमीन यमाल, हालांकि वो बहुत अच्छा खेल है, लेकिन ये है कि इतने गोल्स कंसीड करना जो है वो बहुत क्वेश्चन मार्क बड़ा इस लिहाज से भी है कि आपने पिछला सीजन जो है वो अपने डिफेंस और ये आपकी स्ट्रेंथ थी, यानी ये आपकी स्ट्रेंथ थी। आपने सारे मैचेस में सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स रखे, 28 क्लीन शीट्स थे पूरे सीजन में, तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और वही डिफेंस जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में ही गोल्स कंसीड करे। चलिए स्टैट्स में नजर डालते हैं और देखते हैं कितने शॉट्स दोनों टीम्स को मिले हैं और कितना पोजीशन रखा है दोनों टीम्स ने। ये आप देख रहे हैं शॉट्स 21 थे, बार्सिलोना के 13 थे यहाँ पर, दूसरी तरफ विला रियाल के, और शॉट्स ऑन टारगेट आप देख रहे हैं 11 थे बार्सिलोना के और विला रियाल के पास 6 थे। पोजीशन आप देख रहे हैं 61% रियल मैड्रिड के बार्सिलोना के पास था, सॉरी 39% जो था वो विला रियाल के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, येलो कार्ड्स भी आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स देख रहे हैं, 6 मिले हैं बार्सिलोना को और 2 मिले हैं। तो आफरीदी, जिस तरह की ये परफॉर्मेंस है, क्या आप कह सकते हैं कि बार्सिलोना इस साल भी टाइटल जीत सकती है? इस परफॉर्मेंस पे स्पेशली तो मैं नहीं कहूँगा कि जीत सकती है, अगर क्योंकि विला रियाल वैसे काफ़ी कंपेटिटिव टीम है। पिछले साल उन्होंने रियल मैड्रिड अच्छा, को भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड जो है वो इस दफ़ा ले जाएगी टाइटल, ना रियल मैड्रिड लेके जाएगी ना बार्सिलोना लेके जाएगी। वैसे कंपटीशन के लिए अच्छा तो यही है कि तीसरी टीम, क्योंकि बायर्न म्यूनिख, अगर जर्मन लीग की बात की जाए और ला लीगा की बात की जाए तो ये 2 क्लब्स ही हैं जिनमें आपस में हमेशा से कंपटीशन होता है। तो जब भी कोई तीसरी टीम जीतती है तो एक ओवरऑल कंपटीशन के लिए हेल्थी कंपटीशन बन जाता है। रियल मैड्रिड का भी मैच में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, 1-0 से उन्होंने भी जीता। रियल मैड्रिड भी एक तरह से जूड बेलिंगम के ऊपर ही बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है और जीत रही है। और बार्सिलोना की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली लगी है ना, बेशक वो थोड़ा सा अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उनके जो यंगस्टर्स एकेडमी से वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो बार्सिलोना के ऊपर अभी आया है, उसकी वजह से बार्सिलोना को लामासिया ने जो ग्रेजुएट्स दिए हैं, खास करके लमीन यमाल, कमाल का टैलेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी जो टैलेंट उनका मिल रहा है हमें, वो वापस हमें अगर पॉलिश हो जाए आने वाले 2-4 सालों में, तो ये बहुत से लेजेंड्स जो है वो इनमें से भी बनेंगे, हमें नजर आएंगे। और ऐसा ही है, बार्सिलोना ने जब भी लेजेंड्स बनाए हैं, योहान क्राइफ को छोड़ के बाकी जितने भी लेजेंड्स हैं वो इनकी यूथ एकेडमी से निकलते हैं और इनका यही हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। अब इन्होंने क्या किया, जब नेमार को बहुत एक्सपेंसिव ऑलमोस्ट 225 मिलियन पे पीएसजी को बेचा, तो इनके पास बहुत ज़्यादा मनी इंजेक्शन आ गया। वो उन्होंने रैश स्पेंडिंग करके 3-4 प्लेयर्स खरीदे, जिसमें डेम्बेले भी थे, कुटिन्यो भी थे, ऑलमोस्ट सारे ही फ्लॉप निकले। अच्छी स्पेंडिंग नहीं हुई जिसकी वजह से जो है वो इनको, हालांकि अगर ये वही पैसे अपनी एकेडमी पे लगा देते तो आज तो वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस का भी शिकार ना होती और मेसी और इनिएस्टा और जावी जैसे प्लेयर भी निकल के आ सकते थे, जिसमें लमीन यमाल और गावी तो हमारे सामने ही है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें इस मैच में हमने किस प्लेयर को फीचर किया है, वो है फ्रैंकी डिजोंग। फ्रैंकी डिजोंग की कैसी परफॉर्मेंस थी ये आपके सामने है। और यहाँ पर टचेज आप देख रहे हैं 109 थे, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं 94% थी, पासेस जो कंप्लीट किए हैं वो 87 थे आउट ऑफ 93, ग्राउंड डुअल्स 1-6, की पासेस 5, लॉन्ग बॉल्स कंप्लीटेड 3 आउट ऑफ 5, ड्रिबल्स कंप्लीटेड 3 आउट ऑफ 4, शॉट्स 1 है और गोल भी 1 है। फ्रैंकी डिजोंग के बारे में क्या कहेंगे आफरीदी? ये हैं इनके, क्योंकि बार्सिलोना रिच बहुत है नए टैलेंट से, और प्लेयर्स के नाम ले तो ऐसे लगता है कि ओ बार्सिलोना को हराना तो बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये वही प्लेयर है, अगर आपको याद हो बार्सिलोना किसी भी सूरत में इनको बेचना चाह रही थी और इनको निकालना चाह रही थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज़्यादा कीन थी इनको ख़रीदने में, और लेकिन ये प्लेयर जो थे वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा मैंने बार्सिलोना के लिए खेलना जो है वो बचपन का ड्रीम था, मैं तो नहीं जा रहा। आप सैलरी भी इन्होंने थोड़ी सी कम की, लेकिन मोस्टली ये अपनी सैलरी भी कम नहीं कर रहा था, तो फैंस ने भी इनके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया। अब वही प्लेयर बार्सिलोना को इस सीज़न काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है और बचा रहा है ऑलमोस्ट
लेकिन मैं लाजमी क्रेडिट दूंगा लमीन यमाल को। 16 साल का ये किड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बड़े वायरल हुए हुए हैं आजकल सोशल मीडिया में लमीन। बिल्कुल, और इस पे आने वाले शोज में हम और भी बात करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा साल के लड़के ने जो है वो सबको घुमा दिया। बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनमें और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, उन पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जर्मन बुंडेसलीगा की। जर्मन बुंडेसलीगा में इस वीकेंड में जो मैचेस हुए हैं आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी टीम ने किस किस टीम के अगेंस्ट मैच खेला है। आप देख रहे हैं आरपी लाइप्जिग स्टुटगार्ट के दरमियान मैच 5-1 से आरपी लाइप्जिग ने जीता है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है। हाइडेनहाइम और होफनहाइम के दरमियान मैच 2-3 से होफनहाइम ने जीता है। क्लोन और वुल्फ्सबर्ग में भी आप देख रहे हैं यूनियन बर्लिन ने अपना मैच जीता है 4-1 से। डॉर्टमंड का ये जो मैच है बॉकम के साथ, ये क्यों बराबर हुआ है? डॉर्टमंड जैसी टीम, अर्लिंग हालैंड, जूड बेलिंगम और जितने आप बस नाम लें, इस तरह का टैलेंट पैदा करने वाली टीम, प्रोड्यूस करने वाली टीम, अपना ये मैच 1-1 से पिछले सीजन जीतने वाली थी, 1-1 से जो है वो बराबर किया है। और उसके साथ आप देख रहे हैं फ्राइबर्ग ने अपना मैच जीता है, मोन्शनग्लाडबाख हार गई है लेवरक्यूजन से और बायर्न म्यूनिख भी अपना मैच जीत गई है। ये अफरीदी किस तरह से आप इस वीकेंड को देखते हैं कि बाकी सारे मैचेस आपको तवक्कुआत के मुताबिक थे डॉर्टमंड का छोड़ के? जी बिल्कुल, बाकी तो मतलब एक क्लियर हमें पता था क्योंकि लेवरक्यूजन बहुत फॉर्म में है और जावी अलोंसो जो हैं, चाबी अलोंसो, वो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसमें हाइडेनहाइम जो न्यूली प्रोमोटेड एक टीम है, उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी है होफनहाइम को और पहले मैच में भी बहुत अच्छा खेले थे, तो वो एक पॉजिटिव साइन बायर्न ने भी अच्छा परफॉर्मेंस, बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस नहीं थी उनकी इस मैच से पहले, इसमें थोड़ा सा सही नजर आए आप? जी बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता टीम जेल हो रही है क्योंकि उनकी टीम में भी ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट चेंजेस हुए हैं, तो नए प्लेयर्स और नए कोच के साथ स्पेशली हैरी केन ऑब्वियसली जो है वो मेन प्लेयर। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर सिर्फ डॉर्टमंड जो है उन्होंने मायूस किया है अफरीदी, 1-1 से मैच उन्होंने ड्रॉ किया, इसमें बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में आप बात करेंगे जैसे कि जर्मन बुंडेसलीगा। आपने देखा इस वीकेंड में मैचेस जो हुए हैं और यहाँ पर उसी एक टीम की बात करेंगे जो कि पिछले साल चैंपियंस बनी थी, बायर्न म्यूनिख की। उन्होंने अपना मैच जीता है ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट और 1 के मुकाबले में 3 गोल से ये मैच अपने नाम किया है। कैसी परफॉर्मेंस थी इस पे हम बात भी करेंगे अफरीदी से। अफरीदी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी बायर्न म्यूनिख की ऑक्सबर्ग जैसे क्लब के अगेंस्ट? हाँ बिल्कुल, वैसे तो मतलब और भी ज़्यादा गोल हो सकते थे, एक हैरी केन ने भी चांस मिस किया। वैसे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब पहले ही मैच, दूसरी मैच में पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा उन्होंने खेला था, पिछला मैच भी अच्छा खेला था, लेकिन अगर आप हैरी केन का स्टैंडर्ड देखें तो वो हाफ चांस को भी गोल में कन्वर्ट करते हैं और फुल चांस को तो वैसे भी वो नहीं छोड़ते। तो इस मैच में एक आध हेडर है उनको ऐसा मिला था कि वो भी गोल हो सकता था और हैरी केन यूजुअली इस तरह के गोल करते हैं। तो इस मैच में अगर हैरी केन हैट्रिक करते तो फिर काफ़ी अच्छा होता क्योंकि होम ग्राउंड पहला मैच था इनका बायर्न म्यूनिख के लिए, बायर्न म्यूनिख के होम पे पहला मैच था अपने फैंस के सामने। तो काफ़ी ओवरऑल तो अच्छी परफॉर्मेंस, आप अपने पहले मैच में ही 2 गोल्स कर लेते हो, तो जो 100 मिलियन उन्होंने स्पेंड किए हैं अभी तक तो वसूली मिल रही है बायर्न म्यूनिख को। लेकिन अगर बायर्न म्यूनिख का डिफेंस में देखूं व्यूअर्स तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा, उन्होंने जो इवन लुकास हर्नांडेस को बेचा है उसकी भी कोई ख़ास रिप्लेसमेंट नहीं आई उनके पास। अभी किम मिन जे जो नेपोली से लिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता टीम के साथ जेल होगा, तो उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि इनको कोई टफ फाइट भी उस तरह से नहीं देता। आप देखें पिछला सीजन आराम से डॉर्टमंड जीत सकती थी, उन्होंने एंड तक बहुत अच्छा खेला, बस एक आखिरी मैच ही नहीं जीत पाए। चलिए स्टैट्स पे नजर डालते हैं और देखते हैं दोनों टीम्स की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस थी और किसने कितने शॉट्स लिए और पोजीशन कितना रखा। 10 आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सबर्ग के जो है वो शॉट्स हैं और 19 जो है वो बायर्न म्यूनिख के हैं। शॉट्स ऑन टारगेट 2 हैं ऑक्सबर्ग के, जबकि 5 जो है वो बायर्न म्यूनिख के हैं। पोजीशन आप देख रहे हैं 61% बायर्न म्यूनिख के पास था, 39% ऑक्सबर्ग के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स यहाँ पर 10 मिले हैं बायर्न म्यूनिख को, 4 मिले हैं यहाँ पर ऑक्सबर्ग को और इस तरह से 3 गोल से ये मैच अपने नाम किया है। और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं उन पे एक नज़र डालते हैं और वो हैं हैरी केन जिन्होंने 2 गोल्स किए हैं इन 3 गोल्स में से और अपनी टीम को जो है इस मैच में फतह दिलवाई है। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, 9.0 रेटिंग थी। गोल्स आप देख रहे हैं 2 थे, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 50, एक्यूरेट पासेस 77, क्लियरेंसेस 2, टचेस 30। अफरीदी, आपको लगता है कि सिर्फ हैरी केन पे इस दफ़ा डिपेंड कर रही है बायर्न म्यूनिख, क्योंकि दोनों मैचेस में ये नज़र आया? क्योंकि फिनिशिंग इनके पास स्ट्राइकर हमेशा से वर्ल्ड क्लास होता रहा है और लेवेंडोव्स्की के बाद इनको एक बेहतरीन स्ट्राइकर, क्लिनिकल स्ट्राइकर की तलाश थी। यूजुअली तो इनको तो इनका जो बेनिफिट है क्योंकि बाकी जो बुंडेसलीगा टीम्स हैं, क्लब्स हैं,
वो जब भी प्लेयर बेचेंगी ना तो मोस्टली जो हैं वो बायर्न म्यूनिख ही खरीदता है। अगर कोई टॉप टैलेंट जर्मन लीग में है, खास करके डॉर्टमंड ही प्रोड्यूस करती है, तो डॉर्टमंड के सारे प्लेयर जो ऑटोमेटिकली इनके पास आते हैं। बहुत अरसे बाद ऐसा हमें देखने को मिला है कि डॉर्टमंड का जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। जैसे जूड बेलिंगम जो है वो उन्होंने रियल मैड्रिड को प्रेफर किया, हालांकि उनके लिए बायर्न म्यूनिख लीग टेबल पे अवेलेबल था और प्रीमियर लीग के क्लब्स भी अवेलेबल थे। दूसरा, इवन अर्लिंग हालैंड को अगर आप देख लें वो भी मैनचेस्टर सिटी चला गया है। यूजुअली अगर लेवेंडोस्की का आप देखें, लेवेंडोस्की से पहले भी जो टॉप स्ट्राइकर होता है डॉर्टमंड का वो बायर्न ही आता है और बायर्न को फिर वो एक आसान टारगेट मिल जाता है। इस दफा डिफरेंस है क्योंकि हैरी केन आए हैं। हाँ, और वो एक बाहर की लीग से आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये कि उन्होंने जो बाहर की लीग से भी लिया है वो इतना प्रोफेशनल और मतलब बेहतरीन स्ट्राइकर लिया है कि उनको एडजस्ट होने में कोई टाइम नहीं लगा और साथ ही उन्होंने गोल्स की बारिश कर दी है। दूसरी तरफ गेनाब्री और साने दो विंग्स पे जो खेलते हैं वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, हर सीज़न परफॉर्म करते हैं। ऊपर से इनके पास जमाल मूसियाला है जिन्होंने पिछले सीज़न में भी एंड में आके आखिरी लम्हात में गोल करके टाइटल जितवा दिया था। बिल्कुल, और ऐसे बायर्न म्यूनिख ने 3-1 से अपने नाम किया ये मैच। और अब जिस नेक्स्ट मैचेस और नेक्स्ट लीग की बात करेंगे वो है इटालियन सीरी आ। जी हाँ, वीकेंड फिक्चर्स किस किस टीम्स के हुए हैं आइए आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने है फ्रोसिनोने वर्सेस अटलांटा का मैच जो कि 2-1 से फ्रोसिनोने ने जीता है। मोन्जा एम्पोली का मैच में मोन्जा अपना मैच जीती है। वेरोना भी अपना मैच रोमा के अगेंस्ट जीती है। मिलान जो है वो भी अपना मैच जीती है। और इसके साथ यूवेंटस का ये आई डोंट नो क्या है मसला, वो ये मैच लोरिया के अगेंस्ट बराबर कर सके, जीते नहीं है। फ्योरेंटीना का मैच लेचे के साथ ये भी बराबर हुआ है। और जिनोवा जो है उन्होंने अपना मैच जीता है लेजियो के अगेंस्ट। नेपोली और सासुआलो ये मैच हम डिस्कस भी करेंगे, 2-0 से अपने नाम किया है, पिछले साल की चैंपियन टीम है। और उडिनेसे और सलेरेंटीना के दरमियान मैच भी एक गोल से बराबर रहा है। अफरीदी किस तरह से देखते हैं आप इस वीकेंड की परफॉर्मेंसेस को, स्पेशली यूवेंटस वाले मैच को? जी बिल्कुल, यूवेंटस लग रहा था कि इस सीज़न काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और ये मैच बराबर करके उन्होंने फिर से क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए हैं। वैसे मैच में काफ़ी अच्छा खेली यूवेंटस और इनके पास टैलेंट भी है, प्लेयर्स भी हैं। अब तो उससे ख़त्म हो चुका है ना इनका फाइनेंशियल जो इश्यूज चल रहे थे कि अभी तक हैं? नहीं, वो उनके ऊपर बैन लग चुका है ना, अब सज़ा मिल चुकी है और वो सज़ा काटेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके लिए सिर्फ इस सीज़न सीरी आ ही है जिन पे ये फोकस करेंगे, वो यूरोपियन फुटबॉल से तो क्योंकि बैन हो चुकी है तो वो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग में अगर खेलते भी या यूरोपा लीग में खेलते तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये चैंपियंस लीग की टीम है, लेकिन इनको अच्छी होनी चाहिए थी, तो ये अच्छी क्यों नहीं हुई परफॉर्मेंस? अभी उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे और क्योंकि इनके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। व्लाहोविच इनके बेहतरीन स्ट्राइकर, इन्होंने पिछले सीज़न ख़रीदे थे, पिछले सीज़न उस तरह से नहीं चल पाए, अभी इस सीज़न भी उनके ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस आगे यूवेंटस की तरफ से आती है। और मैच जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेपोली वर्सेस सासुआलो। ये मैच नेपोली ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से अपने नाम किया। अफरीदी किस तरह से देखते हैं नेपोली की परफॉर्मेंस? खास करके उनका किम मिन-जे जो बेहतरीन डिफेंडर था, जिनको अवार्ड भी मिला था, वो भी छोड़ के जा चुका है। और बाकी तो मोस्टली प्लेयर्स स्पेशली उनके कोच, हाँ कोच का भी बहुत बड़ा इनको एक दचका लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया है सीज़न में, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेज है पिछले मैच में भी, इस मैच में भी। हालांकि ख्वारज़खेलिया बेंच पे थे और उसके अलावा भी पूरी टीम ने बहुत ही शानदार ऑफर नहीं है। चले इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आफरीदी, नेपोली 2-0 से ये मैच जीती है, आपको लगता है ये नेपोली दोबारा इस सीज़न हैरान कर सकती है सबको? जी बिल्कुल, और उनके लिए क्योंकि कंपटीशन भी मुझे नहीं लगता कि इतना खास होगा। इंटर मिलान वैसे अच्छा खेल रही है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। यूवेंटस की तो इस परफॉर्मेंस से मुझे नहीं लग रहा कि शायद मतलब इतना टफ फाइट दे सके। लेकिन यूवेंटस के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनका रन शुरू हो गया, पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही किया था। हाँ, एंड में आके उन्होंने जीतना मुसलसल शुरू कर दिया था, एंड पे आके और 3rd पोजीशन पे चले गए। एग्जैक्टली, फिर तो पॉइंट्स डिडक्ट हुए तो पीछे धकेल दिए गए, वरना ये यूवेंटस एंड में आके फाइट कर सकती है।
लेकिन अगर इसी तरह मतलब आप देखें खेलती रही नेपोली। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि नेपोली का जो कोच है लुइस गार्सिया, ये वही कोच है जो अल नसर ने सैक किया था, जिसको अच्छा, रोनाल्डो के जिनके साथ ताल्लुकात खराब थे। ओके, वो अब नेपोली की मैनेजर बन गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो किस तरह इस टीम को लड़ाते हैं। अभी तक तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, खास करके इस मैच में, क्योंकि ख्वारात्सखेलिया बेंच पे थे। बेंच से जैसे ही आए उन्होंने अपना इम्पैक्ट शो किया, लेकिन उसके अलावा भी ऑलरेडी मैच जीत चुकी थी। चलिए स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं, ये आप देख रहे हैं। शॉट्स 6 थे ससुवालू के पास, 25 जो थे वो नेपोली के पास से। शॉट्स ऑन टारगेट 1 था ससुवालू के पास, 5 मिले नेपोली को। पोजीशन आप देख रहे हैं 67 था नेपोली के पास, 33% था ससुवालू के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 12 मिले हैं नेपोली को, 4 मिले हैं ससुवालू को, और इस तरह से मैच 2-0 से नेपोली ने अपने नाम किया है। अब फरीदी जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर डी लोरेंजो ने आपको कितना इम्प्रेस किया है? जी बिल्कुल, लीडर हैं इस टीम के। पिछले सीज़न भी हमें देखने को मिला, एक्सपीरियंस प्रो, और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। आउटस्टैंडिंग डिफेंस में लेफ़्ट बैक पे खेलते हैं, और अटैक में भी जिस तरह, मतलब वो एक होता है मिडफील्डर जो कि बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर होता है। इनको अगर बॉक्स टू बॉक्स डिफेंडर कहें तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि अटैक में भी उसी तरह थ्रेटनिंग हैं जिस तरह ये डिफेंस में हेल्प आउट करते हैं। चलिए स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, और डी लोरेंजो के स्टैट्स क्या कहते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने अपनी टीम के लिए। 8.7 रेटिंग थी। गोल जो है वो 1 किया है, चांसेस जो क्रिएट किए हैं वो 4 किए हैं। एक्यूरेट पासेस जो है वो 84 थे, और पासेस इनटू फाइनल थर्ड 6 थे, टचेस 76। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और यहाँ पर नेपोली ने ससुवालू के अगेंस्ट 0 के मुकाबले में 2 गोल से ये मैच अपने नाम किया है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। क्या लेटेस्ट खबरें चल रही हैं गोल्डन बूट में, हम आपको बताएंगे। लिवरपूल आर रिपोर्टेडली टारगेटिंग अ मूव फॉर जाओ फेलिक्स एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह के बारे में जैसे हमने बताया था, अफरीदी सऊदी प्रो लीग के लिए उन्होंने कह दिया है अपने क्लब को भी कि मुझे जाने दीजिए, जबकि जर्गन क्लॉप ने कहा था कि नहीं जाने देंगे, इस सीज़न तो आप इधर ही हैं। लेकिन अब रिप्लेसमेंट भी ढूंढना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मतलब इतना बड़ा ऑफर, अब बड़ी ऑफर जब आपके सामने हो टेबल पे। इस वक्त की सबसे व्यूवर्स महंगी ऑफर अभी तक जो है वो रोनाल्डो के पास भी नहीं गई, जो मोहम्मद सलाह को दी है सऊदी प्रो लीग में। जी बिल्कुल, और दूसरा ये कि अब जोआओ फीलिक्स जो है वो क्या फिट इन हो पाएंगे लिवरपूल में, क्योंकि जोआओ फीलिक्स जो है ट्रांसफर जब खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चेल्सी में नहीं चल पाए थे। चेल्सी में भी यही इशू था कि चेल्सी में वो जो इशू है ना फिनिशिंग का, वो इनको भी आ रहा था चेल्सी में। हालांकि ये बना बहुत अच्छा देते थे, ड्रिबलिंग बहुत अच्छी करते हैं, आउटस्टैंडिंग पोजीशनिंग हर लिहाज से अच्छे हैं। चेल्सी में एक चीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो फिनिशिंग इनकी वो ख़राब थी। अब एटलेटिको मैड्रिड में अब इनको ना मैराडोना इस खिलाड़ी कहा गया है कि मतलब मैराडोना के लेवल का ये परफॉर्म करता है जब इनका दिन होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो लिवरपूल में क्या कर पाएंगे? यही तो सबसे अच्छा सवाल है कि लिवरपूल जो क्लॉप है ना, क्लॉप ने बिल्कुल एवरेज खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास बनाया है, जिसमें आप देखेंगे साउथहैम्पटन से आया हुआ साडियो माने, जिसमें पोटेंशियल बहुत था, लेकिन जिस लेवल पे क्लॉप ने उनको पहुंचाया अपने सिस्टम के जरिए, वो फिर बैलन डी ओर की पोडियम तक पहुंच गया था। तो अब इनके पास ये खुद तो बज़िद हैं कि मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने बार्सिलोना जाना है। अब बार्सिलोना इनको ऑफर ही नहीं कर रही, बार्सिलोना चाहती है इनको लेना, लेकिन बार्सिलोना के पास पैसे नहीं है, ना इनके पास तनख्वाह के लिए जगह है कि इनको सैलरी दे सके। लेकिन ये अभी बस दे देंगे मैंने बार्सिलोना ही जाना है अपने एजेंट। लेकिन ये अच्छी ऑप्शन नहीं है कि लिवरपूल में अगर आते हैं तो यहाँ से फिर जा सकते हैं बार्सिलोना? हाँ, अब प्रीमियर लीग क्योंकि लोन पे आए थे तो इनको प्रीमियर लीग अच्छा लगा था, तो अब इनको ऑब्वियसली आइडिया है कि एथलेटिको मैड्रिड में तो डिएगो सिमियोनी ने इनको खिलाना ही नहीं है। अब रात का जो मैच था जो 7-0 जीते हैं, उसमें भी ये बेंच पे इनको बिठाया गया था, और क्लियर कट सिमियोनी ने पिछले सीजन जब ये लोन पे चेल्सी को दिया था तब ही कह दिया था कि आपकी हमारी टीम में कोई जगह नहीं बनती। चलिए लेट्स सी लिवरपूल में आते हैं या नहीं आते, वक्त बताएगा और फिर हम भी आपको बताएंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, और ये है विनीसियस जूनियर के बारे में। रियल मैड्रिड के लिए बहुत बुरी है जी। विनीसियस जूनियर एड्स टू रियल मैड्रिड्स ग्रोइंग इंजरी लिस्ट दिस सीजन। आफरीदी कोर्टवा छोड़ गए हैं, मिलिटाओ भी जो है वो आउट फॉर सीजन है, और मैंडे जो है वो रिटर्न दिस वीक होगा, और इसके अलावा विनीसियस जूनियर जो है वो 4 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। कितना बड़ा धचका है ये, वाकई में बहुत ज़्यादा इंजरीज का शिकार है वैसे रियल मैड्रिड, तो ये एक कंसर्निंग बात है। खास करके विनीसियस जूनियर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आप देखें कि कार्लो एंचेलोटी ने इनको कहा था कि हमारे पास
विनीशियस है तो हमें एम्बापे की ज़रूरत नहीं है। तो और ये भी कहा था कि एम्बापे से बेहतर अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, एम्बापे से बेहतर, तो वो उस लेवल का खिलाड़ी अगर आपका इंजर्ड हो जाए तो कितना बड़ा वैक्यूम और खला क्रिएट हो सकता है। अब इनको जो ऑफर्स आ रही हैं कि आप इनकी रिप्लेसमेंट के लिए फॉर द टाइम बीइंग एंथनी मार्शियल जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड हैं उनको ले ले, मुझे तो नहीं लगता कि एंथनी मार्शियल को लेंगे, क्योंकि वो तो आपको नहीं लगता अब एम्बापे की जगह बन रही है, यानी ले सकते हैं? नहीं, एम्बापे की जगह तो किसी पहले भी थी, लेकिन अब जो है वो तो पूरी अब एक तो जरूरत है, जरूरत पड़ गई है। हाँ, अब जरूरत पड़ गई है। वैसे क्या पता यही एक ट्रिगर पॉइंट हो गया सीजन में ही जाए। अब वो जो है अभी ही उसकी पीछे। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये है लुकाकू के बारे में। लुकाकू टू AS रोमा, हियर वी गो। अग्रीमेंट रीच्ड ऑन लोन डील अंटिल वैलिड अंटिल जून 2024। जी आफरीदी, लुकाकू का भी कुछ हो ही गया फिर? लुकाकू का बस सीरिया में ही कुछ हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि 130 मिलियन यूरोज, अराउंड 130 मिलियन, 124 मिलियन यूरोज में खरीदा था इंटर मिलान से चेल्सी ने 2021 में। एक सीजन फ्लॉप गया, 2021 चेल्सी में ही गुजारा, लेकिन फ्लॉप हुए, जिस तरह उनका स्ट्राइकर हमेशा से फ्लॉप होता रहता है। 2022 में फिर इन्होंने जान छुड़ाने के लिए वापस इंटर मिलान को 8 मिलियन में लोन में दे दिया। अच्छा। फिर जब लोन अभी कंप्लीट हुआ तो वापस इंटर मिलान लोन पे चाह रही थी, और इवन ट्रांसफर की खबरें भी थी कि आप हमें 30 मिलियन में दे दें। तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे अराउंड 130 मिलियन में लिया है और आप कह रहे हैं कि 30 मिलियन में दे दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर यूवेंटस बीच में आई, अभी AS रोमा पे 6 मिलियन पे लोन पे चले गए हैं। अच्छा, लोन पे कुछ ना होने से कुछ बेहतर तो है, वो एटलीस्ट वहाँ फुटबॉल तो प्रॉपर खेल पाएंगे, क्या पता बाद में जरूरत पड़ जाए। चेल्सी की भी जो है वो पूरी हो जाएगी जरूरत लोन की। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो है वो लियोनेल मेसी के हवाले से है, उनकी टीम इंटर मियामी के हवाले से है। कंस्ट्रक्शन हैज़ ऑफिशियली बिगन ऑन मियामीज फ्रीडम पार्क। और अफरीदी 25,000 जो सीट्स हैं उसका ये स्पेसिफिक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? अब ग्रो कर रहा है MLS में और फुटबॉल भी, और वहाँ पे सॉकर कहते हैं इसको। जी बिल्कुल, क्योंकि इनके स्टेडियम की कैपेसिटी तो इतनी बड़ी नहीं थी पहले। 2020 से पहले तो इनका अपना स्टेडियम भी नहीं था, और DRV पिंक स्टेडियम जो है वो उसमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, खास करके जब मेसी जैसा प्लेयर आपके लिए खेल रहा हो, तो उसमें तो 25,000 पे भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये अभी भी कम है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपने जैसे कहा कि सॉकर USA में है, सॉकर की इतनी फैन बेस वहाँ पे नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं आते, तो इन्होंने जो 25,000 का स्टेडियम बनाया है ये 50,000 का भी हो सकता था। अब जैसे यूरोप में तो 50,000 का एवरेज स्टेडियम होता है, मतलब छोटे से छोटा क्लब भी 50,000, तो हर वीकेंड पे स्पेक्टेटर्स आते हैं, क्राउड्स आते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी लगाई है, इनको पता है कि अगर स्टेडियम भरने से बजाय हम ये कर दें कि टिकट प्राइसिंग बहुत इन्होंने बढ़ा दिया। अब एक टिकट जो है वो अराउंड, जो नॉर्मल टिकट प्राइस होती है रेगुलर सीजन में, वो अराउंड $70, $50, इवन $30 तक भी होती है। जब से मेसी आए हैं और मेसी के इंटर मियामी के मैचेस कम से कम जो है वो $200 से टिकट इनका स्टार्ट होता है, और इवन $1,00,000 तक भी इनकी टिकटिंग उन्होंने सिर्फ से उस कमी को पूरा किया है। एनीवेज शायद उसके बावजूद भी काफ़ी फैंस देखना चाह रहे हैं उस स्टेडियम में, लेकिन 25,000 की कैपेसिटी है। उसके बाद शायद और भी स्टेडियम्स बनाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ईडन हैजार्ड इज रिपोर्टेडली सेट टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 32. Has been offered a move to a number of clubs but has decided to call it a day on his career. Afridi, हैज़ार्ड को चले जाना चाहिए था अभी। वैसे 32 साल के, और अगर आप इनके चेल्सी की फुटेजेस देखें तो क्या ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको एक वो खिलाड़ी अब याद किया जाएगा हिस्ट्री में कि जिन्होंने चेल्सी के लिए बहुत अच्छा खेला। ओवरऑल एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे, और अभी भी मुझे लगता है कि इतना जल्दी इनके अंदर से मोटिवेशन ख़त्म हो गया, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इवन रियल मैड्रिड जाते ही इनका जो एक मोटिवेशन लेवल था वो गिर गया था। ट्रेनिंग उस लिहाज से नहीं करते थे, उस तरह से नहीं करते थे, थोड़ा सा वेट भी गेन कर लिया था। फिर बाद में इन्होंने एक्सक्यूज़ दी कि छुट्टियों के टाइम पे मैं चिल ही करूँगा, छुट्टियों के टाइम पे ट्रेन कोई नहीं करता। लेकिन अभी भी 32 ईयर्स की एज में आप देखिए मेसी और रोनाल्डो 38 और 36 साल में खेल रहे हैं और पीक पे खेल रहे हैं, तो ये 32 साल में नहीं खेल सकते। वो वैसे भी आपका पीक जो है वो शायद इनकी तरजीहात कुछ और हो और प्रायोरिटीज कुछ और हो, जिसकी वजह से इनका डे वन से यही है। नेदरलैंड्स के प्लेयर्स आप उठा के देख लें, बेल्जियम के प्लेयर्स उठा के देख लें, हिस्ट्री में ये
मतलब एंजॉयमेंट को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये जब तक इनको फुटबॉल एज ए एंजॉयमेंट होती है तब तक खेलते हैं, जब एंजॉयमेंट ख़त्म होती है तो स्टेप डाउन कर देते हैं। हालांकि अभी भी इनके पास 4 से 5 क्लब्स की ऑफर्स हैं, नीस, मार्से, लियोन और इवन क्रिस्टल पैलेस प्रीमियर लीग की। इन सब क्लब्स ने इनको ऑफर की और इनके जो मैनेजर भी हैं, जो एजेंट भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश की कि आप खेलें, अभी आपके पास अभी टाइम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी बस होगी, मेरी बस हो गई है। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। और ये है कैप्टन जमाल caught in a devastating brawl Sunday evening. The star defender is videos wearing a black t-shirt. अच्छा अफरीदी, ये क्या इंसिडेंट है? ये क्यों कैप्टन को मार पड़ गई है? इसकी वजह क्या थी? बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये न्यूकासल का सिटी सेंटर है और रात को सुबह के वक्त सुबह 4 बजे ये अपने 19 साला भाई और कुछ दोस्तों के साथ निकल रहे थे सेंटर से, और वहाँ पे इनको एक गैंग ने आ घेरा और इनको मारने की भी धमकी दी और मतलब एक तरह से थ्रेटन भी किया। क्या एक मैच आ रहे थे या कोई गैंग? अच्छा, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये हुआ जो है मैनचेस्टर सिटी से जब 1-0 हारे थे उस मैच के बाद। ये वही रात की बात है। अच्छा। जब ये संडे को मैच हारे तो ये मैच के बाद अपने दोस्तों और भाई के साथ पार्टी करने रात को चला गया। अच्छा। तो शायद न्यूकासल के फैंस जो हैं उनको ये हजम ना हो कि आप मैच हार गए, हम इतनी तकलीफ में और आप पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती इसकी जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी सामने। अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि मैनचेस्टर सिटी मैच के बाद ही इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। हालांकि ये तो रेगुलर खेलते भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट होके आते हैं, कैप्टन है क्लब के, लेकिन एडी हाउ के अंदर लास्ट मिनट्स में ही आके खेलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv हमारी वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।